हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर प्रस्पेक्टेड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। इसमें लिखा गया है, यह संविधान का आमुख होता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर दिया गया है। संविधान के प्रारंभ की बात की जाए तो संविधान का प्रारंभ यहीं से होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बेरोबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भी अंग नहीं माना। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार को मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। चलिए जानते हैं कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और वह पूर्व में कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं। पूर्व में जो हमारी अनुसूचियां थी वो 8 थी और वर्तमान में अभी वो 12 हो चुकी हैं। अनुसूचियां जो हैं उनके जो विषय हैं और विषय क्षेत्र हैं क्या कहते हैं, यानी कि पहली अनुसूची हमारी क्या कहती है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। चलिए देखते हैं। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य के क्षेत्र से संबंधित बातें बताई गई हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात कही गई है। और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान के प्रारूप की बात कही गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात कही गई है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं यानी कि भाषाओं के बारे में बताया गया है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि को मान्यकरण किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है।
इस तरह से हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं उनमें अलग अलग तरह के नियमों शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ में भाषा का तो कुछ में किसी का संशोधन किया गया है। जैसे कि 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। एक बात और मुख्य है, जैसे कि मूल संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, सिंधी को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है।